जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शाही आईएएस में। मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का लेक्चर लेकर आ रहा हूँ और ये जो लेक्चर है हम लोगों ने 17 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हुआ है। 17 बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को होने वाला है, उसके तहत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जिस भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखने वाले हैं और उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, राइट क्या होता है, कितने तरह के फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में वर्णन किए गए हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे संविधान का भाग 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग अभी तक देख चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी कि जो समानता का अधिकार वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है हमारे देश के नागरिकों को, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में कितने तरह के राइट टू फ्रीडम के बारे में वर्णन किया गया, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत टोटल 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है। यानी कि 6 तरह की आजादी दी गई है हमारे संविधान में। देखते हैं कौन कौन सा आजादी है हमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि हमें ये आजादी है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और खुद को व्यक्त कर सकते हैं दुनिया के सामने। हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को बोलकर, लिखकर या फिर पोस्टर के द्वारा या फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा या फिर कोई भी कार्टून बना करके हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमें हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। ठीक है। नेक्स्ट राइट क्या है हमारा? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म यानी कि हम शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के साथ। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं इसका मतलब हुआ कि आप हथियार लेकर, बंदूक लेकर, तलवार लेकर 10-20 लोग इकट्ठा हो गए। ये आपको अधिकार नहीं देता है हमारा संविधान। हमारा संविधान आपको क्या अधिकार देता है? हमारा संविधान आपको बस यही अधिकार देता है, आप 2, 4, 20, 50, 10,000 जितने लोग चाहे उतने लोग शांतिपूर्वक किसी एक पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे हो सकते हैं, बिना पब्लिक को डिस्टर्ब किए हुए, बिना पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है। बिना किसी तरह का मतलब वायलेंस किए हुए आप इकट्ठा हो सकते हैं। आपके पास कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए, कोई हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिससे जो पब्लिक ऑर्डर है, जो पब्लिक मोरालिटी हो, वो डिस्टर्ब हो। तो देखिए, ये जितने भी तरह के राइट है ना, पहले हम लोग एक बार राइट देख लेते हैं कौन कौन से हमें राइट दिए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। फिर क्या है हमारा? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि हमें ये आजादी है, हम किसी भी तरह का कोई ग्रुप बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। देखिए, जो 2, 4, 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो 5-10 लोग इकट्ठा होकर कोई ग्रुप बना सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, कोई फॉर्म बना सकते हैं, कोई सोसाइटी बना सकते हैं। मतलब कुछ भी इकट्ठा होकर कोई ग्रुप बना सकते हैं और ये आजादी है। ये आजादी हमें हमारा संविधान देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि हम आजादी से कहीं भी भारत का जो भी टेरिटरी है उसमें आजादी से घूम सकते हैं बिना रोक टोक। ये हमें आजादी दे रहा है, हमारा संविधान हमको ये आजादी दे रहा है फ्रीली घूमने के लिए। देखिए, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये सिर्फ भारतीय क्षेत्र में घूमने की बात करता है। अगर आपको भारत से बाहर घूमने जाना है, किसी दूसरे कंट्री में घूमने जाना है, तो वह राइट आपको आर्टिकल 21 के तहत दिया जाता है। राइट टू मूव अब्रॉड यानी कि अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो वो राइट आपको कहाँ से मिलेगा? आर्टिकल 21 के तहत। अगर सिर्फ आपको भारत के टेरिटरी में, जो भारतीय क्षेत्र में अगर आपको घूमना है, ये राइट आपको कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19 के तहत यह अधिकार आपको मिलता है। फिर क्या है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पार्ट में आप सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है। यह अधिकार भी आपको हमारा भारत का संविधान देता है। फिर देखेंगे राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप किसी भी तरह का प्रोफेशन अपना सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, जो आपकी चीज आप कर सकते हैं। आपको हमारे संविधान में हमारे देश के नागरिकों को यह अधिकार है, वो किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन अपना सकते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान उनको, हमारे देश के नागरिकों को देता है। ठीक है। अब चलिए एक एक करके जो भी हमारा जो राइट टू फ्रीडम है उसको हम लोग देखने वाले हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये 6 तरह के राइट है। देखिए, पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 तरह के राइट थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी था यानी कि संपत्ति खरीदने का स्वतंत्रता जो था, वो भी हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत दिया गया था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको डिलीट कर दिया गया और उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपना जो 6 राइट है उसको समझने वाले हैं। देखिए, पहला राइट क्या है हमारा?
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि खुद को व्यक्त करने की, खुद की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, कुछ बोलने की, ठीक है, ये हमें आजादी दिया जाता है। अब देखिए, अगर हमें कुछ बोलने की आजादी दी जा रही है यहाँ पे, तो हमें साइलेंट होने की भी आजादी दी जा रही है। कोई हमसे जबरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकता है, ये इस बात की भी आजादी हमें दी जाती है। ठीक है, अगर राइट टू स्पीक की अब आजादी है, तो राइट टू साइलेंट होने की भी आजादी हमें हमारा संविधान देता है। अब देखिए, ये अगर हमें संविधान हमें आजादी दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ हमें रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए लगाए जा सकते हैं, यानी कि जिससे हमारा जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया का, ठीक है, अगर वो उस पे कोई किसी तरह कोई वोलेशन हो रहा है, उसको आधार बना करके हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, अगर हमारे देश पे किसी भी हमारे बोलने से, किसी के कुछ भाषण देने से जो सिक्योरिटी है स्टेट का, अगर उस पर खतरा हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई कोई इंसान आया, उठ करके खड़ा करे, कल पाकिस्तान को गाली देने लग जाए, या फिर किसी चाइना को गाली देने लग जाए, या फिर किसी दूसरे किसी भी कंट्री को के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाए, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, हमारे दो देशों के बीच हमारा संबंध खराब होगा। ठीक है, हो सकता है कि व्यापार बंद हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है कहीं लड़ाई छिड़ जाए। तो इस आधार पे, ताकि दो देशों के बीच संबंध ना खराब हो किसी तीसरे इंसान के बोलने से, तो वहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर भी आपके बोलने से, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे नेता होते होते हैं जो रैलियों में, जब इलेक्शन का टाइम रहता है, तो उनकी हेड स्पीच सुने होंगे, कई सारे हेड स्पीच दे देते हैं, जिससे क्या होता है, तो दो समुदाय के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ताकि दो समुदाय के बीच किसी तरह कोई तनाव ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो। इसके लिए आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए, जितने भी तरह के ये राइट टू फ्रीडम है ना, ये हमें अधिकार तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ हम ऊपर उस साथ अधिकार के साथ साथ कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। और ये जितने भी तरह के रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ये इनका वर्णन उस अधिकार के साथ ही इसका वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसको अदर कहीं बाहर से सुप्रीम कोर्ट ने आप पे थोपा या फिर गवर्नमेंट थोप दिया। उनका वर्णन संविधान में ही किया गया है। जो आर्टिकल आपको आजादी दे रहा है बोलने की, असेंबल होने की, ठीक है, घूमने फिरने की, उसी में आपको रिस्ट्रिक्शंस भी का भी वर्णन किया गया कि किस आधार पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप शांति पूर्वक कहीं भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के साथ। ठीक है, ये नहीं इसका मतलब हुआ कि आपको इकट्ठा होने की आजादी है, तो आप लोग बंदूक लेकर के, तलवार लेकर के, ये सब लेकर के आप इकट्ठा हो गए और वहां पे लोगों को डराने धमकाने लगे। इस चीज का अधिकार आपको हमारा संविधान नहीं देता है। ठीक, देखिए, इंक्लूड द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, आपको पब्लिक मीटिंग होल्ड करने की आजादी है, डिमोन्स्ट्रेशन की आजादी है, टेक आउट प्रोसेशन विच कैन बी एक्साइड ओनली ऑन पब्लिक लैंड। ये सब चीज आपको कहाँ, जो पब्लिक लैंड है सिर्फ आप वहीं पे कर सकते हैं। किसी के प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, आप वहां पे जाकर के 10-20 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, वहां पे आप जाकर डिमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप जाकर के पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपको पीसफुली असेंबल होने की आजादी है बिना हथियार के। ठीक है, देखिए, ये जो पीसफुली असेंबल होने की जो आजादी है आपको, इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इस पे किस आधार पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, आपका जो भारत का जो सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, अगर इस पे किसी भी प्रकार प्रकार का खतरा है, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, यानी लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सकता है। ठीक है, अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर 50 लोग रोड पे आके खड़े हो गए, तो उससे क्या हुआ, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जो रोड है उस पर हो सकता है कि एम्बुलेंस उस समय कोई पेशेंट हो हो सकता है कि लेट होने की वजह से उस पेशेंट का की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत लोग लोग हो सकते हैं उनको कहीं किसी जरूरी काम पे जाना हो, और 50-100 लोग रोड पे आके इकट्ठा हो गए, ट्रैफिक जाम हो गया, तो कई सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस वजह से जो पब्लिक ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है, इस आधार पर आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और यहाँ पे जो आपकी असेंबल होने की जो आजादी है, यहाँ पे इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि आपको एसोसिएशन बनाने की आजादी है, यूनियन बनाने की आजादी है, ग्रुप्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की आजादी है। ठीक है, ये सब क्या है, आपको हमारा संविधान आजादी देता है। इट इंक्लूड द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, कंपनीज, पार्टनरशिप, फॉर्म सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन।
यानी कि देखिए जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, यूनियन है, इसमें आपको पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की भी बात की जा रही है, कंपनी फॉर्म करने की बात की जा रही है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म करने की बात की, यानी कि किसी भी तरह का आप एक ग्रुप बना सकते हैं। ये आजादी आपको हमारे राइट टू एसोसिएशन के तहत मिलती है। ठीक। अब देखिए जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, इसके तहत भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इसमें इसमें भी दो प्रकार के आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ठीक है, यानी कि अगर आपका सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का खतरा में पड़ रहा है, ठीक है, तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। और जो पब्लिक ऑर्डर है, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस आधार पर भी आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप आजादी पूर्वक पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ये तरह की आजादी आपको दी हुई है। ठीक। देखिए फ्रीली थ्रू आउट द, मतलब राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, घूमने की बात हो रही है, यानी कि अब भारतीय क्षेत्र में ही सिर्फ आपको घूमने की आजादी आर्टिकल 19 के तहत दी जा रही है। अगर आपको भारत से बाहर कहीं घूमने जाना है, किसी दूसरे कंट्री में घूमने जाना है, वो आजादी आपको आर्टिकल 21 के तहत मिलती है। अगर आप सिर्फ भारत में घूमने की बात कर रहे हैं, भारत में सिर्फ घूमने की आजादी की बात हो रही है, तो वो आजादी आपको आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट टू मूव फ्रीली टू अदर कंट्री के बारे में अगर पूछा जाए, तो वहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आर्टिकल 21 होगा। अब अगर सिर्फ इंडिया में घूमने की बात की जाएगी, वो आपका कहाँ पे होगा? आर्टिकल 19 में होगा। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। यहाँ पे किस आधार पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है? यहाँ पे जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर। ठीक है, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब है उनका कोई इंटरेस्ट है, अगर आपके घूमने से अगर उनके उनके इंटरेस्ट में कोई दखल हो रहा है, तो उसके आधार पर भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, हमारे जाने से उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो रहने का तरीका है, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। यानी कि जो ट्राइबल एरिया है, वहां पे हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई महामारी फैली हुई है, कोई कोई बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है, तो वहां पे भी आने जाने से हमारे ऊपर, मूवमेंट में घूमने फिरने से हमारे ऊपर रोक लगाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और हमें घर से बाहर निकलने पे रोक लगा दिया गया था। ये एक तरह का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे हमारे ऊपर, ताकि जो महामारी है, जो कोरोना है, और ज्यादा ना फैले और ज्यादा लोग इसके चपेट में ना आए। तो ये बात हम, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं, ठीक है, स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यह अधिकार है कि हम भारत के किसी भी पार्ट में, किसी भी टेरिटरी में हम सेटल हो सकते हैं, वहां पे अपना निवास बना सकते हैं, या फिर वहां पे कुछ समय के लिए हम रुक सकते हैं। ठीक, देखिए द राइट ऑफ आउटसाइडर टू डिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द distinctive culture and custom of scheduled tribe and to safeguard their traditional vocation and properties against exploitation। देखिए हम देख रहे हैं कि हमें क्या है, आजादी है कि हम कहीं भी रुक सकते हैं और किसी भी भारतीय क्षेत्र में हम अपने लिए निवास स्थान बना सकते हैं। ठीक, ये हमें आजादी दे रहा है हमारा संविधान। लेकिन इसी में एक कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके ऊपर, कि आप कौन कौन से क्षेत्र में आप जा करके आप अपना निवास नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, वहां पे आप जा करके अपना निवास नहीं बना सकते हैं, वहां पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप सेटल नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है, जो उनका जो कल्चर है, ठीक है, उनका जो कस्टम है, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक, हमारे जाने से बस जो बाहरी लोग वहां पे जा करके उनको उनको उनके ऊपर किसी भी तरह कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करने लग जाए, इसलिए उस क्षेत्र में हमें रिसाइड करने से, हमें सेटलमेंट करने से हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी क्या है कि हम किसी भी तरह का प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये हमें आजादी मिलती है हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा। ठीक, देखिए इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशनल, दिस इज इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन और चिल्ड्रन और डेंजरस। ठीक है, अब हमें यह अधिकार मिल रहा है कि हम किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि हम बच्चों का व्यापार करेंगे, यानी कि बच्चों को खरीदेंगे बेचेंगे,
औरतों को खरीदेंगे बेचेंगे, लड़कियों को खरीदेंगे बेचेंगे, इस तरह का व्यापार हमारा संविधान हमें करने से हमें आज़ादी नहीं है, हम हमारे ऊपर रोक लगाता है। अगर हम इस तरह का व्यापार करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, हमें जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, हमें कई भयानक सजा मिल सकता है। ठीक। तो चलिए, इसमें क्या है, अब किसी भी तरह कोई डेंजरस व्यापार, जैसे कि मान लीजिए बम बनाना, ठीक है, ये बम बनाने से हमारा हमारा ये जो संविधान है हमें रोकता है। ठीक है, कोई ड्रग है, कोई जैसे मान लीजिए अफीम वगैरह हो गया, ठीक है, हीरोइन वगैरह हो गया, इन सब का व्यापार करने से हमारा संविधान हमको आज़ादी नहीं देता है। अगर हम इन सब के व्यापार करते हुए अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे ऊपर कठोर कार्रवाई हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 गारंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और ए कॉर्पोरेशन इट प्रोवाइड दैट। ठीक है, आर्टिकल 20 हमें किसी भी तरह का अगर हम अपराध कर रहे हैं, ठीक है, तो उस अपराध में हमें क्यों कौन कौन सा अधिकार मिले हुए हैं इसकी बात करता है। यानी कि अगर एक अपराधी है, उस अपराधी को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे इस चीज की बात करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 3 तरह के आपको अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से देखिए। पहला क्या है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी इंसान है, अगर वो कोई अपराध कर रहा है तो उसको बिना अपराध किए किए उसके ऊपर कोई हम कन्विक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर उसने लॉ को वायलेट अगर उन्होंने नहीं कर रहा है कोई भी, तो हम उसके ऊपर कोई भी आपराधिक होने का कोई ये हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, no person shall be convicted of any offense except for violation of a law enforced at the time of the commission of the act or subjected to a penalty greater than the prescribed by the law। देखिए ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आज कोई इंसान है, उसने कोई क्राइम किया, ठीक है, उस क्राइम को करने के बाद अगर उस क्राइम के लिए अगर उस समय कोई सजा का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, हमारे जो सीआरपीसी है या आईपीसी है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई सजा का प्रावधान नहीं है, जैसे मान लीजिए आज मैंने किसी इंसान को 2 थप्पड़ मार दिए और उस 2 थप्पड़ मारने के लिए हमारे सीआरपीसी या फिर आईपीसी में किसी तरह कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक। अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर आज मैंने किसी को 2 थप्पड़ मारा और उस 2 थप्पड़ मारने के लिए हम जो सीआरपीसी या फिर आईपीसी है उसमें 2 साल के सजा का प्रावधान है, तो मुझे 2 साल ही सजा दी जाएगी। अगर 10 दिन बाद वो 2 साल की सजा बढ़ करके 20 साल हो जाती है या फिर 10 साल हो जाती है, ठीक है, तो मुझे वो 20 साल की सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो सजा है वो मेरे क्राइम करने के बाद बदली है। जिस दिन मैंने क्राइम किया उस वक्त जो सजा का प्रावधान होगा वो उतना ही सजा मुझे मिलेगा। अगर उस समय सजा का प्रावधान नहीं है, यानी कि उस समय उस क्राइम के लिए किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बना है, तो मुझे किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। यही हमारा जो क्या पहला पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। यानी कि कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो उसे सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी, उसे 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि एक बार से ज्यादा उसको एक ही क्राइम के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया, किसी ने किसी का मर्डर किया या फिर किसी ने चोरी किया, एक चोरी के लिए, एक मर्डर के लिए उसे दोबारा 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, उसकी उसे सिर्फ एक ही बार सजा होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिम। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया हुआ है तो उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि पुलिस मार मार के किसी इंसान को, किसी चोर को कहती है कबूल करो कि तुमने ये मर्डर किया, कबूल करो कि तुमने ये चोरी की। ठीक इस तरह से आपके ऊपर आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आपके खिलाफ गवाही दें। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो वो गवाही आपकी कोर्ट में मान्य नहीं होती है। ठीक, ये बात हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह कोई फोर्सफुली आप विटनेस अगेंस्ट, मतलब खुद के खिलाफ आप फोर्सफुली विटनेस आप नहीं बन सकते हैं। ये 3 तरह के जो राइट है किसी भी ऑफेंस के खिलाफ या किसी भी कन्वेक्शन के लिए, ये हमारा संविधान हमको आर्टिकल 20 के तहत हमें प्रदान करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years एज was made a fundamental right by which of the following amendment। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया एजुकेशन को, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
ठीक है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया गया था। उस समय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और पहले क्या था, पहले ये आर्टिकल 45 के तहत एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, लेकिन बाद में उसको बदल करके उसको संविधान संशोधन करके हमारे फंडामेंटल राइट बनाया गया, यानी कि राइट टू जो एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, वो क्या है अब एक राइट टू, सॉरी, फंडामेंटल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यानी कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगा हो उस समय भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये कौन सा राइट है? यह है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो दैहिक स्वतंत्रता की आजादी की बात की जाती है, उसको आप अगर देश में स्वतंत्र ये सॉरी देश में अगर इमरजेंसी लगी हुई है उस समय भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।